नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम बात करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बुरी तरह से फंसा दिया है। अब ये तो आपने देखा ही है कि हाल में सुप्रीम कोर्ट से बहुत लंबी जद्दोजहद के बाद सुप्रीम कोर्ट से एक राहत मिली थी अरविंद केजरीवाल को कि दिल्ली को इंडिपेंडेंट स्टेट की तरीके से फंक्शन करने दें। उनका आरोप था और ये सबने देखा भी है कि किस तरीके से दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हर चीज में दखल देते थे और कहीं ज्यादा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रीफ है, उससे कहीं आगे जाकर के उन्होंने नाक में दम कर रखा था अरविंद केजरीवाल के लिए। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से अरविंद केजरीवाल को राहत मिली और उसमें कहा गया कि गवर्नर साहब अपने दायरे में रहें और इन मैटर्स में जहां पोस्टिंग है ब्यूरोक्रेट्स की और कई चीजें जिनमें आपका दखल नहीं होना चाहिए। तो सबको लगा कि भाई बड़ी ये लड़ाई में इनको फतेह मिली है और अरविंद केजरीवाल अब फंक्शन कर पाएंगे और जैसा उनका कहना था कि उन्हें फंक्शन नहीं करने दिया जाता है, तो आप देखें कि अब वो बेहतर गवर्नेंस प्रोवाइड करते हैं जब उनको फ्रीडम मिल गई है बेहतर। उसके बाद मोदी सरकार ने जिस तरीके से और जिस रफ्तार से ऑर्डिनेंस के जरिए से उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को सुपरसीड करते हुए वापस गवर्नर को हर चीज का सर्वे सर्वा बना दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, उससे दिखने लगा कि अब केजरीवाल क्या करेंगे। ये ऐसा लगता है कि ठीक है, दोनों की नाराजगी उनकी समझ में आती है, फ्रस्ट्रेशन भी समझ में आता है बीजेपी का कि तमाम कोशिश करने के बाद वो आम आदमी पार्टी को डिसलॉज नहीं कर पाएंगे दिल्ली से। और बार बार 3 बार वहां की जनता ने मैंडेट आम आदमी पार्टी के फेवर में ही दिया है, जबकि भाजपा ने शायद कोई कसर नहीं छोड़ी होगी कि किस तरीके से इनको वहां से बाहर किया जाए। लेकिन हर इलेक्शन में जनता ने आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट किया और अरविंद केजरीवाल को ही पसंद किया। अब जाहिर है इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन तो कहीं ना कहीं होगा ही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, जो उनका एटीट्यूड है, उसमें कहीं भी स्कोप डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए नहीं दिखता है। आसान नहीं है उनके लिए और वो उन्होंने अपने एक्शंस में अच्छी तरह बखूबी जाहिर कर दिया है कि हम जो है इनको ठीक से फंक्शन नहीं कर। आपने देखा है तमाम चीजें हुई हैं अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर के इंटरफेरेंस के, और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी ऐसे आदमी कि जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। वो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के चेयरमैन से उनको सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया। वो कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, कोई रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर नहीं है जिनको तजुर्बा हो। तो जाहिर है कि वो एक तरीके के हिज मास्टर्स वॉइस हैं और उन्हें वही करना होता है जो ऊपर से आदेश दिए जाते हैं, चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो न्याय संगत हो, चाहे वो संविधान संगत हो या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले कई महीनों में देखा है सबने, हर चीज में प्रॉब्लम क्रिएट करना और किसी तरह से केजरीवाल को नहीं काम करने देना। और अलावा उसके जिस तरीके से सीबीआई, ईडी को छोड़ दिया गया है लिटरली उनके पीछे, तो उसमें उसी का नतीजा है कि वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, जो कि केजरीवाल के बड़े क्लोज रहे, वो भी आज जेल में हैं। कई उनके 2 मंत्री और जेल में हैं और ये दिखाया जा रहा है कि देखिए कितनी भ्रष्ट सरकार है, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ ये कैंपेन बड़ा डैमेजिंग हो सकता है, क्योंकि केजरीवाल भ्रष्टाचार के विरोध में ही जीत करके कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हरा करके पीछे पछाड़ दे करके और वहां पे काबिज हुए हैं दिल्ली की सरकार में। तो ये बना दिया गया है और ये इस तरीके का इंप्रेशन दे दिया गया है। और आज की डेट में जब फिर से अध्यादेश के जरिए से, ऑर्डिनेंस के जरिए से बीजेपी यानी कि केंद्रीय सरकार हावी हो गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए से, तो ये क्या दर्शाता है? भाई वैसे तो बहुत बात होती है कि सब बताया जाता है, मोदी जी खुद बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के क्योंकि वो सर्वे सर्वा है, तो जाहिर है कि वो विश्वगुरु है। अब विश्वगुरु ऐसा काम करे कि उसमें
ये सवाल उठे कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त क्यों कर रहे हैं? तो ये सवाल तो उठना ही चाहिए, क्योंकि दिख रहा है ये। देखिए, हमें कोई केजरीवाल से ना कुछ लेना-देना है, ना कुछ बीजेपी से लेना-देना है। हमारा काम है एक ऑब्जेक्टिव सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव व्यू देना कि देखिए ऐसा हो रहा है, और ऐसा अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? ये सवाल हमें उठाने की ज़रूरत है। एज़ अ मीडिया पर्सन हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम सवाल उठाएँ। अगर भारत का लोकतंत्र, जब तक ये लोकतंत्र है, तब तक तो ये सवाल उठाना ही पड़ेगा। और उसमें ये साफ-साफ दिखने लगा है कि कुछ हो जाए, हम अपने तरीके से ही काम करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट जिसकी बार-बार दुहाई देते हैं, सिर्फ मोदी जी नहीं, उनकी पार्टी के सब लोग, कि किस तरीके से वो न्यायपालिका का बहुत सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को सबसे ऊपर रखते हैं और उनके आदेशों का हमेशा पालन करते हैं। लेकिन देखिए क्या तरीका निकाला है। उस सुप्रीम कोर्ट के जब जब तक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का या न्यायपालिका का ऑर्डर सूट करता हो बीजेपी सरकार को, तब तक तो बहुत बढ़िया। लेकिन जहाँ उनके खिलाफ जाता हो, तो उसका तरीका निकाला जाता है कि कैसे उसको सरकमवेंट किया जाए, कैसे उसको दरकिनार किया जाए। और वो उसका सबसे बड़ा और लेटेस्ट उदाहरण ये अध्यादेश है, जिसके ज़रिए से उन सब चीज़ों को, उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी दरकिनारे कर दिया गया है। और वापस दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना साहब वहाँ के राजा हो गए। अब ये किस तरीके से चलेगा, इसमें काम करने दिया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को ये पावर्स मिल गई थी कि वो तय करेंगे एक ब्यूरोक्रेसी में किसको किस पोजीशन पे बैठा लेंगे, कौन चीफ सेक्रेटरी होगा, कौन सेक्रेटरी होगा। ये जो विभाग था, यानी कि जो जिसे बहुत सी जगह अपॉइंटमेंट्स कहा जाता है, यहाँ पे जो है उसको पूरी पावर्स उन्होंने ले ली। तो ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कि लॉ एंड ऑर्डर और लैंड के इश्यूज को लेकर के अलावा जितनी चीजें हैं वो अब चीफ मिनिस्टर के दायरे में रहेंगी और उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर दखल नहीं देंगे। लेकिन अब ऑर्डिनेंस के जरिए से वापस पुरानी व्यवस्था हो गई। अब इसको कैसे लड़ते हैं इसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल ये दिखने लगा है कि केजरीवाल जुटाने लगे हैं सपोर्ट अपने लिए, क्योंकि कोई भी अध्यादेश जब जारी होता है, उसको सब जगह वो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल, उसको शेप देने के लिए। ठीक है, आप लागू तो भी कर देंगे, लेकिन उसको अल्टीमेटली जब वो कानून बनेगा, उसमें सारी स्टेट्स की भी सहमति होती है। तो केजरीवाल जुट गए हैं सपोर्ट जुटाने में इसके खिलाफ। और जैसा कि अभी वो गए वहां बंगाल गए हैं, वो भी इसी उद्देश्य से गए। और भी नॉन बीजेपी गवर्न स्टेट्स में उनका जाने का इरादा है। लेकिन इसमें एक और सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल इन लोगों को मोबिलाइज कर पाएंगे सिर्फ इस लिमिट तक कि उन्हें सपोर्ट मिल जाए इस अध्यादेश के खिलाफ, या फिर केजरीवाल इसके आगे भी बढ़ेंगे कि इसके जरिए से ऑपोजिशन यूनिटी को बढ़ावा दे पाए और लोगों को जोड़ पाए। अभी तक केजरीवाल का जो एटीट्यूड रहा है, उसमें मुझे लगता नहीं था, और मतलब आम लोगों को किसी को नहीं लगता कि शायद कि वो कांग्रेस की जहां पर बात आती है कि कांग्रेस पिवट बना करके और कांग्रेस के इर्द गिर्द ऑपोजिशन यूनिटी बने, जैसा कि नीतीश कुमार करते हुए दिखते हैं बिहार के मुख्यमंत्री। तो उसमें ये शामिल, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई जब इस तरीके की बात आई तो वो दूर रहे वहां से। बल्कि तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और यूपी के ऑपोजिशन लीडर, वहां के तो चीफ मिनिस्टर हैं वो, यूपी में ऑपोजिशन लीडर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, वो सब प्रेफर कर रहे थे कि केजरीवाल के इर्द गिर्द बैठे। तो ऑपोजिशन डिवाइडेड है इस केस में। लेकिन क्या इस वजह से कि केजरीवाल को आज जरूरत है सारे स्टेट गवर्नमेंट्स की सपोर्ट की, जहां जहां पॉसिबल है, जिससे इस अध्यादेश का विरोध हो सके। बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन उसको करने के लिए क्या इसका इस्तेमाल इसके लिए भी होगा कि ऑपोजिशन यूनिटी, यानी कि एक यूनाइटेड ऑपोजिशन अगेंस्ट बीजेपी एंड बन पाए 2024 के लोकसभा चुनाव के समय। यही देखने का विषय है। और ये तो
समय बताएगा। लेकिन अभी जो स्थिति बन चुकी है, उसमें ऐसा लगता नहीं है। उसमें लगता है कि किसी चक्रव्यूह में फँसा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल को। ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें, जैसा मैंने बताया आपको, तमाम केसेस रजिस्टर्ड हैं, उनके पार्टी के बड़े-बड़े लीडर्स के खिलाफ, उनके पार्टी के बड़े-बड़े लीडर्स इंक्लूडिंग द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर मनीष सिसोदिया जेल में हैं, और कब तक रहते हैं, ये भी देखने की बात है। फिलहाल ये क्लियर है कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी केजरीवाल को चैन से बैठने नहीं देगी। और अगर केजरीवाल सोच रहे हैं कि वो अपना जो कहा जाता था, जो गवर्नेंस मॉडल उन्होंने एक बड़ा यूनिक गवर्नेंस मॉडल क्रिएट किया था, उसकी बड़ी तारीफ थी कि जिस तरीके से बिल्ड किया उन्होंने, और वेलफेयर स्कीम्स भी लाए हैं, दोनों चीजें करके उन्होंने एक नाम कमाया है, और दिल्ली की जनता तो इम्प्रेस्ड है ही। हो सकता है कि और भी जगह, जैसे पंजाब में उन्होंने सरकार बना ली, अब धीमे-धीमे हर स्टेट में जा रहे हैं। अब ये सवाल आगे आएगा कि वो कांग्रेस के साथ अलाइन करके बनते हैं या नहीं बनते हैं, और नहीं बनने की सूरत में सबको मालूम है कि बीजेपी की राह आसान हो जाती है अगर ऑपोजिशन डिवाइडेड रहे। तो क्या ये फर्स्ट स्टेप होगा उस डायरेक्शन में, ऑपोजिशन यूनिटी की तरफ, या फिर ये देखना आपको मिलेगा कि बीजेपी कामयाब हो जाती है ऑपोजिशन को यूनाइट होने से। ये बड़ा इसीलिए ये जो दिल्ली में हुआ है, जो अध्यादेश जारी हुआ है जिसके ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन दिल्ली की गवर्नेंस में एक तरीके से बिल्कुल साइडलाइन हो गया है, उसका क्या होता है? हम आपको एक चीज़ और याद दिला दें, ये बीजेपी वही पार्टी है जो आए दिन देश को, देशवासियों को याद दिलाती है कि किस तरह राजीव गांधी ने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट का आदेश शाहबानो केस में दरकिनारे कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि किस तरीके से वो एक शाहबानो केस में किस तरीके से कानून के प्रोविजन के तहत जो है उसे कॉम्पेंसेशन देना होगा डिवोर्स करने पे। लेकिन क्योंकि वो एक तरीके का बड़ी लार्ज स्केल पे मुस्लिम कम्युनिटी ने उसे अपोज किया, और राजीव गांधी ने ऑर्डिनेंस के जरिए से उसको ओवरराइड करके ऑर्डिनेंस जो लाए उसमें कह दिया कि नहीं, ये पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इसमें किसी तरीके का इंटरवेंशन परमिटेड नहीं है। नतीजा ये हुआ कि वो आज तक उसको साइट किया जाता है कि जिस तरीके से राजीव गांधी ने किया, वही वजह है कि आज की डेट में जो कांग्रेस को अक्यूज किया जाता है कि अपीजमेंट करती है मुसलमानों का, वो बात आज भी बीजेपी बड़ी भरपूर तरीके से इस्तेमाल करती है। लेकिन आज जब खुद वो एक कानून का राज, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, उसको सर्कमवेंट करने के लिए ले आए हैं अध्यादेश, तब इसके बारे में कोई नहीं पूछता। क्योंकि सवाल उठाना जिसका काम है, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो आप बिल्कुल नहीं देखेंगे कि सवाल उठेगा। ये अलग बात है कि कुछ मीडिया पर्सन जो स्पेशली जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, वो जिस तरह सवाल रेज़ कर रहे हैं, उनका काम है रेज़ करना, और रेज़ करेंगे भी। कि क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है? इसका जवाब बीजेपी को देना बहुत ज़रूरी है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।